का पूरे देश का। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है, वहाँ का किसान कह रहा है कि अभी मैं होके आया हूँ, उन्होंने कहा कि सोयाबीन का बहुत अच्छा भाव मिल रहा, एमएसपी से 300 रुपये ज़्यादा मिल रहा। आप देखिए, अगर उनको लाभ मिल रहा है, बुलंदशहर में होके आया हूँ, बिलसूरी में होके आया हूँ, गांव बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया हो रहा, जान बची है। मैंने कहा कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, बताओ ना, थोड़ा बहुत कुछ कमी भी हो सकती है। जी बिल्कुल नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, हमारा पैसा टाइम पे मिल रहा है। हम पहले मर रहे थे गेहूं और धान बेचते बेचते, दिक्कत ये है। आप ये बताओ, एमएसपी तय होती है इस देश में, मात्र 8% किसानों को एमएसपी का लाभ आज की तारीख तक मिल रहा है। 2014 तक ये प्रतिशत 6% थी। ये मैं नहीं कह रहा, संसद के रिकॉर्ड में 6% थी, आज 8% बढ़ के इसलिए हुई कि अभी तक पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा खरीद थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन थोड़ा बढ़ाई गई है, दूसरे हिस्सों में बढ़ाई गई है। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि 92% लोगों को जिनको आज तक एमएसपी का लाभ नहीं मिला, उनका क्या अपराध है इस देश में। उनका अपराध यह है कि भाई उनको आज तक कोई सुनने कहने वाला नहीं है। 800-900 रुपये कुंटल में धान बिकता है, कहाँ बिकता है? बिहार में बिकता है। राजस्थान के किसान कह रहे हैं बाजरे का दाम नहीं मिल रहा, हम भी हरियाणा ले जाके बेच दें। क्यों भाई हरियाणा ले जाके बेचोगे? हरियाणा किसान जो बाजरा पैदा कर रहे हैं उनका बिकना चाहिए ना, खरीद पे एमएसपी पहले। राजस्थान की सरकार को अपनी व्यवस्थाएं करनी चाहिए खरीदने का, प्रोक्योरमेंट की। आखिर प्रदेश सरकारों का भी कोई दायित्व होता है, या प्रदेश सरकारों का कोई दायित्व नहीं है, या तो ये कहें फिर सरकारें। स्थिति इतनी खराब है, तो इन खराब स्थितियों में 15 साल से बदलाव की हम बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने पहली बैठक 2004 में बुलाई थी, जिसमें मुझे भी बुलाया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, और हमने तमाम चीजें रखी थी। आज बहुत टाइम हो गया है, 26 साल हो गए। तो जो लोग ये कहते हैं, हमारे मित्र राजनीतिक दलों के और कुछ विद्वान लोग हैं जो इस देश के, जिन्होंने बड़ा काम, अब तो 2020 चल रही है, मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। मैं तो 20 तो ये हो गए, 2004 कह रहे हो, हाँ, ये 16 साल इनको हो गए, लेकिन मैं पुराना बता रहा हूँ जो उससे पहले भी हो रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी करा था ना ये रिफॉर्म। तो मैं कह रहा हूँ 20 साल से ज़्यादा तो हम मांग करते करते बाजार खोलने की हो गए। हम कह रहे हैं किसान को भी हक है। आखिर जब इस देश में हर आदमी अपनी मर्जी से बेचता, किसान क्यों नहीं बेच सकता? इस गांव के एक आटा चक्की जो सबसे छोटी चीज होती है, किसान उसको गेहूं नहीं बेच सकता था। पहले आप वहां बेचिए, मंडी में, एपीएमसी में जाके बेचिए, और तब वहां से खरीद के लाएंगे, तब आप करेंगे। आप चना नहीं बेच सकते बेसन पीसने वाले को, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा। आप एपीएमसी में, इसे साइलेंट कर दो, एपीएमसी की वजह से। तो ये व्यवस्थाएं खराब एक दिन में नहीं हुई, बहुत लंबे समय में खराब हुई हैं। सुधार के बिना कोई रास्ता नहीं है। और अगर ये सुधार हैं, और सुधार किसानों के हित में इतने लंबे समय से मांग हो रही थी, किसान आयोग की मांग, हर पार्टी कहती है किसान आयोग की लागू करो। इन्होंने लागत पर 50% लाभ जोड़ के इन्होंने एमएसपी तय की है। यह हकीकत है वर्तमान सरकार ने। लेकिन यह भी हकीकत है कि जब 2013 में यूपीए की सरकार थी 2 की, और कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा थे, और जब डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में गए थे, तो वहाँ सब्सिडी का जो सवाल उठा था, यही राशनिंग की सब्सिडी पर, तो आनंद शर्मा सरेंडर कर गए थे। और हिंदुस्तान के जो तमाम लोग वहाँ और संगठन थे, किसानों के, और हम लोग थे, और हमने कहा कि ये नहीं हो सकता, हमें खरीद की व्यवस्था जारी रखनी पड़ेगी, और सब्सिडी पे हमारी पे उंगली उठ रही है। ये विकसित देश अपनी सब्सिडी कम नहीं करते और विकासशील देशों पे दबाव डालते हैं, सब्सिडी जरूर रखेंगे हम। तो क्या हुआ उस 2013 की मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात कर रहा हूँ, वो ऑफिशियल मीटिंग है। तो आनंद शर्मा उसमें पीस क्लॉज लेके आए थे 3 साल का, और पीस क्लॉज का मतलब है कि धीरे धीरे 3 साल में सब्सिडी खत्म कर देंगे और एमएसपी की बात खत्म हो जाएगी, खरीद खत्म हो जाएगी। जब सब्सिडी नहीं है तो बांटेंगे कैसे, और बांटेंगे नहीं तो खरीदेंगे क्यों? ये तो सिद्धांत है बिल्कुल सरकार का। 2013 की डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग, कोई सिंपल मीटिंग नहीं है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है।
चूंकि मैं भी उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता रहा हूं हर मिनिस्ट्रियल में। तो हमने कहा कि ये नहीं हो सकता। जब पीस क्लॉज की बात आई, कहने लगे पीस क्लॉज मिल रहा, तो मैंने कहा पीस क्लॉज तो 3 साल के लिए देंगे ये, फिर 3 साल बाद फिर बजाते फिरेंगे ढपली सड़क पर, जो होगा क्या। खैर कहने लगे भाई बात नहीं बन रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और 3 साल का पीस क्लॉज ये लेके आ गए थे। हमने तो मना किया था, हमने तो कहा था हम एमएसपी को खत्म नहीं होने देंगे, और एमएसपी जब रहेगा जब सब्सिडी रहेगी। ये तो बहुत सिंपल बात है। और 2014 में सरकार बदल जाती है जब पीस क्लॉज लेके आ गई। तो जब उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने वो बात आई, तो हमने उस पर तमाम चीज़ों को रखा था कि गलत है, ये एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, ये देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। अगर आज एमएसपी जिंदा है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उस एग्रीमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमने कोई शर्तों को हमने कोई तय नहीं किया। जिन्होंने तय किया होगा वो आज नहीं है, उनसे तभी करा लेते। एग्रीमेंट अगर होता तो ये नहीं चलेगा, हमारी स्थिति नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो नहीं किया। तो वो एक जिम्मेदारी, एक दायित्व बनता है सरकार का अपने किसानों को बचाने के लिए, और वो दायित्व उन्होंने ईमानदारी से उस एग्रीमेंट को रिजेक्ट करके उसको निभाया है, और वो आज सब्सिडी है। और उसी एग्रीमेंट को रिजेक्ट करने का परिणाम है कि प्रधानमंत्री दावे के साथ ये कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगा, मंडी रहेंगी, खरीद रहेगी। अब आप आ जाइए 2009 से लेकर 2014 तक दालों की एमएसपी पे खरीद 645 करोड़ रुपए की यूपीए 2 की सरकार ने की थी, और धान की खरीद 2 लाख करोड़ रुपए की थी 2009 से 2014 तक। और 2014 से 2019 तक दालों की खरीद 45,000 करोड़ रुपए की हुई है, 49,000 करोड़ की टोटल 5 साल में, ठीक। और धान की खरीद 5 लाख करोड़ की हुई है। मतलब धान की खरीद 2.5 गुना ज्यादा पैसे से हुई है, और दालों की खरीद 70 गुना से ज्यादा हुई है। ये पैसे में है। और जब वॉल्यूम की बात करें हम, तो यूपीए 2 ने 2009 से 2014 तक 17 लाख टन धान की खरीद करी थी, और मोदी सरकार ने 2014 से 19 तक 30 लाख टन की खरीद की है। तो 17 और 30 में वॉल्यूम में भी कितना अंतर है। ये खरीद की वजन की बात है। मैंने मूल्य की बात आपको बताई। दाम बढ़ाया है, खरीद बढ़ाई है, किसानों से एमएसपी ज्यादा किसानों को देने की नीतियों को लागू करने का प्रयास दूसरे प्रदेशों में भी किया है। ये एमएसपी की अब तक की हकीकत है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आपकी इस एक्ट से पहले की हकीकत है। अब ये चीजें, ये कहना कि ये कोरोना में क्यों ले आए, ये बड़ा सवाल है ना। कोरोना में क्यों लाई ये सरकार? जब परिस्थितियां, जिस दिन लॉकडाउन हुआ 25 मार्च को, 3 दिन के बाद मुझे टेलीफोन आता है, जो किसानों की आय दोगुनी करने की कमेटी का चेयरमैन मिस्टर अशोक डलवई प्रधानमंत्री जी ने जिसको बना रखा है, जिसने 2018 में 2 दिन का पूरे देश के किसानों को, सारे ट्रेड के लोगों को, सारे साइंटिस्टों को बुला के बैठक का आयोजन किया था कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। 2018 में किया था। 2016 में वो कमेटी बनाई थी कि भाई ये कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, बाजार को सुधार करो, किसान को खड़ा करो, कैसे आगे बढ़ाए, उपभोक्ता करो। लेकिन जब 3 दिन के बाद मुझे फ़ोन आता है तो उसका पहला सेंटेंस ये था, 8:30 बजे के करीब का फ़ोन है। कहता है सर तत्काल आप ये बता दीजिए किसानों के लिए क्या किया जाए। अभी जो हालात है, 3 दिन हो गए हैं, पूरा देश बंद है और किसानों का गेहूं फसल तैयार खड़ी हुई है, कटाई होनी है। मैंने कहा बिल्कुल कटाई होनी है। आप इसमें मेरी 3 सलाह, क्योंकि तत्काल आप फ़ोन कर रहे हैं, आप पहले कहते, थोड़ा मुझे टाइम देते सोचने का तो मैं आपको बताता, लेकिन आपने तत्काल पूछा है, ऐसे ही अचानक फ़ोन करके पूछ रहे हैं। पहला तो ये है कि जो किसानों पर लोन है, इसका जो ब्याज है, क्या इसे माफ़ करा जा सकता है? मेरा पहला सुझाव था कि जो लोन पर ब्याज है, क्या उसको माफ़ कर सकती है सरकार? दूसरा मेरा सुझाव था
कि किसानों के खेत के और खेती में काम आने वाले, चाहे वो बीज है, खाद है, चाहे वो उर्वरक के अलावा कुछ भी दवाइयाँ हैं, कुछ भी है, जो भी कृषि में प्रयोग किए जाने वाला इनपुट का बाजार है, वो सारा खोल देना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे खोल दिया जाना चाहिए। वहाँ कोई लॉकडाउन में कोई बंद ना किया जाए। और उसके बाद मेरा सुझाव है कि गेहूं की खरीद की व्यवस्थाओं के लिए सरकार तुरंत टॉप प्रायोरिटी पर व्यवस्थाएं करे, और अगर जरूरत पड़े और सेंटर ना कर पाए तो मोबाइल यूनिट गांव में भेज दे सरकार खरीद के लिए। ये मेरा सुझाव था, तत्काल की बात थी। और उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा फुर्सत लेके बात करनी है, और मेरा सुझाव ये है कि वर्तमान परिस्थितियां बहुत दुनिया की खराब हैं और हमारी भी बहुत नाजुक खड़ी हुई हैं, तो इसे करवा के फिर बात करेंगे। और ये ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में आपको मिल जाएगा कि अशोक डलवई की कृष्णबीर चौधरी से क्या बात हुई और क्या कहा है, सुझाव क्या दिए थे। शाम को मुझे फ़ोन आता है कि मैं पीएमओ गया था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पीएम से बात की है और कह रहे हैं कि काम करते हैं, जो ब्याज है जो 7.5% जो है वो 6 महीने में 4% हो जाता है और 6 महीने के बाद वो 7% होता है। तो एक काम करते हैं, 3 महीने के लिए उसका टाइम 6 महीने से बढ़ा के 9 महीने अभी कर देते हैं, 3% ब्याज की सब्सिडी उनको अभी दे देते हैं।